हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 जिसकी हेडिंग है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन जो न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कैसे काम करती है उसके बारे में समझेंगे, और फिर लास्ट में हम स्टडी करेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो चैप्टर की हेडिंग में जो वर्ड दे रखे हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ और फिर मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। चैप्टर की हेडिंग में 3 वर्ड दे रखे हैं, एक न्यूरल, एक कंट्रोल और एक कोऑर्डिनेशन। न्यूरल का मतलब ये है कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात बताई गई। कंट्रोल का मतलब ये है कि ये न्यूरल सिस्टम जो है वो कैसे हमारी बॉडी को कमांड देता है, वो समझाने की कोशिश की गई है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम हैं, वो ऐसा नहीं है कि सेपरेटली एक दूसरे से अलग अलग काम कर रहे हैं, सारे के सारे मिल करके एक रिदम में काम करते हैं। और जब रिदम में काम करते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है और तभी हमारी बॉडी जो है वो परफेक्टली काम करती है। जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के टाइम में हमें ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी तो बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा अमाउंट में टूटेगा। जब ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज टूटेगा तो इस ग्लूकोज से मैक्सिमम एटीपी बनाने के लिए हमें एरोबिक रेस्पिरेशन करना होगा, मतलब हमें ज़्यादा O2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर बॉडी के अंदर इनहेल करेंगे और जब बॉडी के अंदर O2 अंदर आएगा तो उस O2 को हर सेल के पास में पहुंचाने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो भी इंक्रीज होगा। और ब्लड का सर्कुलेशन जब इंक्रीज होगा तो जो हमारा हार्ट है उसका कार्डियक आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज होगा। जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज होगा। साथ ही साथ में जब सेल्स में एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो भी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। और जब ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा तो एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी के थ्रू वो भी ज़्यादा होगा, मतलब यूरिन भी ज़्यादा पास आउट होगा। समझ में आया? यहाँ पर आप देखिए कि जब हमने एक्सरसाइज की एक एक्टिविटी जो है वो की तो उस टाइम हमारे बॉडी के कितने सिस्टम जो हैं वो और ज़्यादा एक्टिवली काम करने लग गए, उन सब ने एक रिदम में काम किया, तब जाकर के ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो ये मतलब है कोऑर्डिनेशन का कि हमारी बॉडी में जो भी सिस्टम है वो एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं ताकि बॉडी परफेक्टली वर्क कर सके। अब मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो समझा देती हूँ। As you know, the functions of the organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी ऑर्गन सिस्टम हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि हम होम्योस्टेटिस को मेंटेन कर सके। होम्योस्टेटिस क्या होता है? तो है हमारा बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमेशा एक बैलेंस मोड में रहे। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच two or more organs interact and complement the functions of one another। बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के काम को लेकर के कॉम्प्लीमेंट करते हैं ताकि चीजें जो हैं वो और अच्छे से परफॉर्म हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया वो ये ही एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल। व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। भाई हम हाथ पाँव को जो है वो मूव करते हैं तो उनके मूवमेंट के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए ज़्यादा एटीपी बनानी पड़ेगी। ज़्यादा एटीपी बनाने के लिए हमें एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो इस प्रोसीजर के टाइम में बॉडी में ऑक्सीजन जो है उसका सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ताकि हम O2 का यूज करके उससे ज्यादा एटीपी बना सके। हार्ट बीट बढ़ जाएगी। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स, और जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनमें भी ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। When physical exercise is stopped, the activities of nerves, lungs, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू दियर नॉर्मल कंडीशन। और जब हम फिजिकल एक्सरसाइज रोक देते हैं तो कुछ टाइम के बाद में
जो हमारी नर्व्स है, जो हमारे लंग्स है, जो हमारा हार्ट है, किडनी है, वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing फिजिकल एक्सरसाइजेज। तो बोला गया है कि अगर आप देखिए कि जब हमने फिजिकल एक्सरसाइज की उस टाइम में हमारी बॉडी की मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और अदर ऑर्गन्स ने कैसे कोऑर्डिनेशन के थ्रू परफॉर्म किया। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. हमारी जो बॉडी है उसमें न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो जॉइंटली कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं ताकि हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में हो सके। The neural system provides an organized network of point-to-point connection for a quick coordination. इस लाइन को समझने के लिए आप ये समझिए कि हमारी बॉडी को दो सिस्टम, एक न्यूरल सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स है जो सिक्रीट करती हैं हार्मोन, और इनका जो सिक्रेशन है वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचता है। नर्वस सिस्टम जो है, मान लो कहीं पर किसी ने चिकोटी काटी और चिकोटी काटी तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास में गई। अब ब्रेन ने रिजल्ट दिया कि या तो आप क्या करो, थप्पड़ मारो या फिर उस जगह से हट जाओ। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन ने फटाफट दी। एंडोक्राइन सिस्टम में स्लो प्रोसीजर होता है, लेकिन जब भी कोई चीज स्लो होगी तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब लंबे टाइम तक इफेक्ट देखने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जो भी प्रोसीजर हुआ उसमें फटाफट रिजल्ट आया, फास्टली इसमें रिजल्ट आता है, तो ये कम टाइम के लिए इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये बोला गया है कि न्यूरल सिस्टम जो है वो क्विक कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी बॉडी में जनरेट करता है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन के थ्रू केमिकल इंटीग्रेशन हमारी बॉडी में करता है। In this chapter, you will learn about the neural system of human, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse and impulse conduction across a synapse. इस चैप्टर में हम ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो साइनेप्स होता है उसमें इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि न्यूरॉन क्या होता है। देखो बेटा, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो टाइप की सेल होती है। एक तो उसमें होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और साथ ही साथ में इस न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा में सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है न्यूरोग्लिया। दो टाइप की सेल हो गई नर्वस सिस्टम में। अब ये जो न्यूरॉन है इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है। न्यूरॉन में 3 पार्ट होते हैं इस तरीके से। ये न्यूरॉन का जो है ये डेंड्राइट वाला पार्ट हो गया, ये न्यूरॉन का जो है वो सेल बॉडी वाला पार्ट हो गया, और ये न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट हो गया, और ये एक्सोन की एंडिंग वाली पार्ट ये सिनेप्टिक नोब है, और इन सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक वेसिकल्स भरी होती हैं, और उन सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो हैं वो भरे होते हैं। धीरे धीरे हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो अभी इस चैप्टर में बोला गया है कि हम ये न्यूरॉन जो है इसके स्ट्रक्चर को इस चैप्टर में समझेंगे, साथ ही साथ में दो न्यूरॉन, अब ये एक न्यूरॉन हो गया, ये एक न्यूरॉन हो गया, नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो ऐसे अरेंज होगा। तो दो न्यूरॉन के बीच का ये जो जंक्शन होता है इसको बेटा साइनेप्स बोलते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि एक न्यूरॉन, न्यूरॉन का एंडिंग वाला पार्ट, जैसे मान लो ये न्यूरॉन है और लास्ट न्यूरॉन होगा, उसके बाद में जो है वो एक मसल जो है वो यहाँ पर ऐड होगी। अब एक न्यूरॉन और मसल के बीच का जो यहाँ पर ये जंक्शन है इसको बोलते हैं बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ में आया? क्या समझ में आया? दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है, कनेक्शन है, उसको तो बोलते हैं साइनेप्स, और न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझा दिया आपको? अब देखिए, अब बात की गई है न्यूरल सिस्टम के बारे में, जो अभी मैं आपको समझा रही थी, अब उसके बारे में बताया गया है। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। सभी जो एनिमल्स हैं
उनमें जो न्यूरल सिस्टम होता है उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स, मतलब नॉर्मली सेल्स जो हैं वो इस तरीके की होती है। ये जो न्यूरॉन है ना, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, ये पूरी एक सेल है, लेकिन ये थोड़ी सेल जो है वो मॉडिफिकेशन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, तो इसने अपने आप को इस तरीके से इलोंगेटेड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग सेल ने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया है। तो एक न्यूरॉन जो है वो एक सेल है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड सेल है, नॉर्मल सेल जैसी सेल नहीं है। विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि स्टिमुलाई क्या होता है। स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जिसकी वजह से बॉडी में एक्टिवेशन हुआ और कोई रिस्पॉन्स देखने को मिला। जैसे कि घर में मैगी बन रही है, आपको कैसे पता चला कि मैगी बन रही है? वो जो फ्रेग्रेंस है वो आपने डिटेक्ट किया, माइंड ने प्रोसीजर किया और फिर उसका रिजल्ट दिया। कैसे पता चला? आपका जो नोज है उसमें ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के पास में वो फ्रेग्रेंस गई, वहां पर जो है उस रीजन में कोई ना कोई न्यूरॉन का कनेक्शन होगा। न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास में इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई, और ब्रेन के पास में, स्पाइनल कोड के पास में इंफॉर्मेशन गई। ब्रेन ने जो है वो इस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग किया और फिर उसने रिजल्ट दिया और बताया कि ये क्या है, ये मैगी की फ्रेग्रेंस है। अब ये काम जो है वो बहुत फास्ट होता है। ऐसे नहीं होता है कि नोज के पास में स्मेल आई, फिर नोज ने बोला क्या करना है भाई, अच्छा ब्रेन के पास भेजना है, अच्छा ब्रेन के पास चलो भाई जाओ। ब्रेन ने बोला अच्छा क्या रिजल्ट देना है, हाँ देख। ये प्रोसीजर जो है वो बहुत फास्ट होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि दो सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का जो प्रोसीजर है वो बहुत फास्ट होता है, और जब फास्ट होता है, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। एनिमल किंगडम जो है उनको हम 11 फाइलम में बांटते हैं। 11 फाइलम में जो 10 फाइलम है, फर्स्ट से 10 तक के जो फाइलम है वो होते हैं नॉन कोर्डेट्स, और जो 11 नंबर का फाइलम है वो है कोर्डेटा। कोर्डेटा फाइलम जो है उसको भी फिर हम 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, मतलब यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये जो 10 फाइलम है, पोरीफेरा से और हेमिकोर्डेटा तक जो फाइलम है वो यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, ये सब क्या है? ये नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि ये जो लास्ट का जो सब फाइलम है कोर्डेटा का, ये ही वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा का मतलब ये है कि जब एम्ब्रियोनिक लाइफ हो उस टाइम में जो नोटोकोड दिखाई दे रही है, ये नोटोकोड बाद में जाकर के अगर वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है उसको हम बोलेंगे वर्टिब्रेटा। ठीक है। ये जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, मतलब ये जो 10 फाइलम और यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, ये सब क्या है? इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन इनमें भी लोअर लेवल पर। मतलब पोरीफेरा में तो देखो कोई ऑर्गन जैसा कुछ टिश्यू ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुआ, सिर्फ इस तरीके सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो मतलब हाइड्रा जो आप मान लो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके समझा रखा है, फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। कि हाइड्रा में क्या होते हैं? सिर्फ न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूरॉन्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? आपस में एक नेटवर्क बन जाता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट मैं बताऊं तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात कर रही है, जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। और इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं बेटा, कॉकरोच। कॉकरोच को हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में पढ़ते हैं उस चैप्टर में। तो कॉकरोच में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमेशा एक डायग्राम बनाते हैं कॉकरोच में, और कॉकरोच का ये हेड वाला जो पार्ट है वहां पर इस तरीके का ब्रेन जो है वो देखने को मिलता है, और फिर यहाँ पर वेंट्रल साइड में इस तरीके की जो है वो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, डबल वेंट्रल और सॉलिड। ठीक है। तो कॉकरोच मतलब इंसेक्टा क्लास, आर्थ्रोपोडा की एक क्लास होती है इंसेक्टा जिसमें इंसेक्ट आते हैं, उसी का एक मेंबर है कॉकरोच। तो वहां पर हमने ये देखा था कि ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाती है। तो बोला गया है कि जो इंसेक्ट हैं उनमें न्यूरल सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंट है, जहाँ पर एक ब्रेन प्रेजेंट है और साथ ही साथ में उसमें गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट है। और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें तो मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ये जो सारी थ्योरी दे रखी है ना, उसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये।
ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हमारे जो ब्रेन होता है और ब्रेन से ही अटैच होती हुई जो है वो स्पाइनल कोड होती है। ये हमारा ब्रेन हो गया और ये हमारी स्पाइनल कोड हो गई। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो हमारे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। अब इस ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन आने के लिए इस तरीके से जो न्यूरॉन है वो अरेंज है, जिनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कोड है उससे भी इस तरीके से अटैच है नर्व्स, इसको हम बोल देंगे स्पाइनल नर्व्स। ये हमारा बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो भाई, जो सेंटर में है, सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कोड है, तो ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना लिया। और ये लेटरल साइड पे है, पेरिफेरल साइड में है, तो ये जो नर्व्स हैं इन्होंने क्या बना लिया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो हमारा ब्रेन है, यहाँ पर इस तरीके की नर्व्स जो हैं वो 12 पेयर आती हैं, 12 पेयर। ठीक है, टोटल नंबर में 24 हो गई। और जो स्पाइनल कोड है वहां पर इस तरीके की नर्व्स जो हैं वो 31 पेयर है, मतलब टोटल कितनी हो गई? 62 नंबर्स में हो गई। अभी जो पेरिफेरल, देखो ब्रेन का काम और स्पाइनल कोड का काम ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को यूज्ड अप करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करनी है और रिजल्ट देना है। ठीक है। लेकिन ये जो नर्व्स हैं इनमें से कुछ ऐसी होंगी जो ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगी। उन नर्व्स को तो बोल देते हैं बेटा सेंसरी नर्व्स। ठीक है। और कुछ ऐसी होंगी जो ब्रेन ने और स्पाइनल कोड ने रिजल्ट दिया उसको वापस लेकर के जाएंगी, उसको बोल देते हैं बेटा मोटर नर्व्स। समझ में आ गया डिफरेंस? समझ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ में आ गया, पेरिफेरल समझ में आ गया। पेरिफेरल में कुछ तो ब्रेन स्पाइनल कोड के पास में इंफॉर्मेशन ले जाने वाली होंगी, उनको सेंसरी नर्व्स बोल देंगे। कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन जो भी इन्होंने रिजल्ट दिया उसको लेकर के वापस आएंगे, उसको मोटर नर्व्स बोल देंगे। अब ये मोटर नर्व्स जो इन्फो, भाई ब्रेन और स्पाइनल कोड तो सेम है पूरी बॉडी के लिए, ठीक है, तो सबके लिए सभी जगह से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो नर्व्स लेकर के आ रही है, उनको सेंसरी नर्व्स ही बोल देंगे। लेकिन मोटर नर्व्स जो हैं वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। मोटर नर्व्स अगर हमारे स्केलेटल सिस्टम को इन्फॉर्मेशन दे, किसको इन्फॉर्मेशन दे? स्केलेटल सिस्टम को, हमारी बोन्स, उससे रिलेटेड जो मसल्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे, तो उसको हम बोल देते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोल देते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर मोटर नर्व्स जो हैं वो हमारी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्केलेटल सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर उनके पास में मोटर नर्व्स इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है तो वो सिस्टम बनता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, जब ये काम करता है तो उसको बोल देते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एसएनएस। और अगर नॉर्मल कंडीशन है, रेस्टिंग स्टेज है, तब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया? ये हमारा जो है वो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम है। ठीक है, इसको आप अगर नहीं समझ में थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार दोबारा से सुन लो, मैंने अच्छे समझा दिया है। अब मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में हमारा सिस्टम जो है डिवाइड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आएगा और स्पाइनल कोड आएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे नर्व्स आ रही है ब्रेन से और स्पाइनल कोड से, जो नर्व्स अटैच हो रही है उनके बारे में बात की गई है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कैसे प्रोसेसिंग होना है, उससे क्या रिजल्ट तैयार होना है, ये उसकी साइट है। PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, brain and spinal cord. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स आती हैं जो हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर के आती हैं और ब्रेन और स्पाइनल कोड्स को पहुंचाती हैं। द नर्व फाइबर ऑफ द PNS आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये अभी जो आपको बताया था सेंसरी, जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आएगा उसको हम बोल देंगे अफ्रेंट फाइबर, और जो इन्फॉर्मेशन लेकर के जाएगा उसको हम बोल देंगे इफ्रेंट फाइबर। अफ्रेंट फाइबर और इफ्रेंट फाइबर। अफ्रेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट impulses from tissues organs to the CNS and the efferent fiber transmit regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral tissue system. ठीक है,
जो इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेकर के ब्रेन के पास पहुंचा रहा है उसको तो बोल देते हैं सेंसरी या फिर अफरेंट फाइबर, और जो ब्रेन ने जो रिजल्ट दिया उसको लेकर के वापस ऑर्गन के पास जा रहा है उसको बोल देते हैं मोटर नर्व्स या फिर अफरेंट फाइबर। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। Somatic neural system relays impulses from the CNS to skeletal muscle, while the autonomic neural system transmit impulses from the CNS to the involuntary organs and smooth muscles of the body। अगर स्केलेटल मसल के पास में इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है पीएनएस, उसको तो हम बोल देंगे सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, और अगर इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास में या फिर स्मूथ मसल के पास में पीएनएस इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है तो उसको हम बोल देंगे ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। Autonomic neural system is further classified into sympathetic neural system and parasympathetic neural system। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम को फिर आगे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी में जो पार्ट काम करेगा उसको सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम बोल देंगे, और जो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम that comprises whole complex of nerves, fibers, ganglia and plexage, by which impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बोला गया है कि जो हमारी बॉडी के, देखो विसरा वर्ड जो है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यूज किया जाता है, तो इंटरनल ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन सीएनएस के पास जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाए, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिजल्ट आए वो इंटरनल ऑर्गन्स के पास जाए, तो इस सिस्टम को हम बोल देते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको जो न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, उसकी स्ट्रक्चर समझाऊंगी, और फिर एक न्यूरॉन जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन को सेंड करता है वो आपको समझा देती हूँ। तो न्यूरॉन जो है वो न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। एक न्यूरॉन को अगर हम देखें तो एक न्यूरॉन में तीन पार्ट होते हैं। ये जो है वो न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट है जो इंफॉर्मेशन लेगा चारों तरफ से, आप देखिए कैसे ब्रांच्ड है। ये जो सेंटर में ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये सेल बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, और एक जो है वो न्यूरॉन में ये पार्ट होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो एक न्यूरॉन में तीन पार्ट हो गए, एक डेंड्राइट, एक सेल बॉडी और एक एक्सॉन। अब आप यहाँ पर देखिए जो सेल बॉडी वाला पार्ट है उसमें आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको ये रेड रेड जो स्ट्रक्चर डेंड्राइट वाले रीजन में और सेल बॉडी में दिख रही है बेटा, ये निस्ल ग्रेन्यूल्स है। निस्ल ग्रेन्यूल क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर में राइबोसोम जो अटैच हैं उनको मिलाकर के निस्ल ग्रेन्यूल बोला जाता है, और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये जो निस्ल ग्रेन्यूल है वो सेल बॉडी और डेंड्राइट वाले रीजन में ही प्रेजेंट है, एक्सॉन में एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे एक्सॉन वाले पार्ट पर आप देखिए, एक्सॉन पे जो आपको ये इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही है ये है स्वान सेल। ये जो स्वान सेल है, जिन न्यूरॉन में स्वान सेल हर न्यूरॉन में प्रेजेंट होगी, लेकिन कुछ न्यूरॉन में ये स्वान सेल जो है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। माइलिन शीथ क्या है? एक तरीके का फोस्फोलिपिड होता है, मतलब एक इंसुलेटर होता है जिसके आर पार चीजें आ जा नहीं सकती है। तो ये स्वान सेल जब फॉर्मेशन करेगी माइलिन शीथ का, तो जिन न्यूरॉन में स्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर दे उन न्यूरॉन को तो हम बोल देते हैं माइलिनेटेड, और जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उनको हम बोल देते हैं नॉन माइलिनेटेड। ये जो न्यूरॉन है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के मतलब मल्टीपोलर हो सकते हैं। मल्टीपोलर का मतलब ये है दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट प्रेजेंट हो और एक एक्सॉन प्रेजेंट हो, ऐसे न्यूरॉन को हम बोल देंगे मल्टीपोलर। ये न्यूरॉन जो है वो बाइपोलर हो सकते हैं, मतलब ये सेल बॉडी वाला रीजन, ये एक डेंड्राइट हो गया और एक जो है वो एक्सॉन हो गया, ऐसे न्यूरॉन को हम बोल देते हैं बाइपोलर। और इसके अलावा यूनिपोलर भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ सेल बॉडी हो और सेल बॉडी से निकलते हुए एक एक्सॉन हो, इसको हम बोल देते हैं यूनिपोलर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए स्वान सेल के बीच में जो है आपको इस तरीके का एक गैप दिख रहा है, इस गैप को हम बोल देते हैं बेटा नोड्स ऑफ रेनवियर।
एक्चुअली क्या होता है कि जब माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है तो उन न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से जंपिंग कर करके जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वान सेल में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ तो आर पार कुछ जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पर ये जो बीच में माइलिन शीथ एब्सेंट है उस रीजन से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे की तरफ जाती है। और ये एक्सोन का एंडिंग वाला पार्ट है जिसको हम एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। एक्सोन टर्मिनल ब्रांच्ड हो जाता है और इसमें ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम सिनेप्टिक नोब बोल देते हैं। और इन सिनेप्टिक नोब में इस तरीके की वेसिकल्स प्रेजेंट होती है जिनको सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। और इन सिनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है जो हेल्प करता है एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाने के लिए। अभी मैंने आपको जब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम समझाया तब मैंने आपको ये बताया कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास में आती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है। अगर मैं आपको इसी डायग्राम के थ्रू बेटा ये सारी चीजें समझा दूं कि ये जो न्यूरॉन है उसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है बाहर, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर? ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की इस तरीके से बाइलेयर होती है और बीच बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है। ये जो मेम्ब्रेन है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही मेम्ब्रेन है। ये जो थिन स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इतनी थिन है नहीं, रियल में इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना हुआ है। ये न्यूरॉन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सेल है। सेल ने अपने आप को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो सेल के बाहर वाला रीजन है वहां पर सोडियम आयंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं और सेल के अंदर वाला जो रीजन है वहां पर पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है उस टाइम में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा और अंदर के साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। भाई बाहर भी पॉजिटिव वाला है अंदर पॉजिटिव, फिर अंदर ऐसा कैसे हो रहा है? बेटा जो सेल के अंदर वाला पार्ट है वहां पर कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये जो पोलर दो पोल है वो मेंटेन हो पाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूरॉन के बाहर सोडियम ज्यादा प्रेजेंट है और न्यूरॉन के अंदर जो है वो पोटेशियम ज्यादा प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे ये प्रोटीन जो है वो दो तरीके के रोल प्ले करते हैं। एक तो चैनल का रोल प्ले करते हैं और एक पंप का रोल प्ले करते हैं। चैनल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्रोटीन जो किसी भी सब्सटेंस को हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ भेज सके। अब पंप ये होता है कि वो प्रोटीन जो एटीपी का यूज करके किसी भी सब्सटेंस को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजता है। तो इस पंप में आ जाएगा सोडियम पोटेशियम। अब क्या होता है, मान लो ये न्यूरॉन है। अब जैसे मान लो यहाँ पे स्टिमुलाई आया, कोई टेम्परेचर हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें कोई स्मेल आई, या फिर हमारा जो टंग है पर जो है वो हमने कोई फूड रखा तो हमें उसका टेस्ट कैसा है कैसे पता चला? टेस्ट बड जो प्रेजेंट है टंग पे वहां पर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाई, टंग ने इन्फॉर्मेशन भेजी और ब्रेन से वापस इन्फॉर्मेशन आई। इसमें तो हेल्प करती है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम और ब्रेन ने जो प्रोसेसिंग की वो हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है। अब स्टिमुलाई जब आया और स्टिमुलाई जब आया तो अंदर कंडीशन मेंटेन हुई -55 मिली वोल्ट की। ये वो कंडीशन है जिसपे सोडियम के चैनल जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम के चैनल जैसे ही ओपन हुए वैसे ही बाहर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो है वो सोडियम अंदर की तरफ जाने लग जाएगा। एक सोडियम अंदर गया, दो सोडियम अंदर गए, तीन सोडियम अंदर गए, तो अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करेगा। तो सोडियम अंदर जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है, वो बैलेंस लेकर के जीरो लेकर गया। अब क्या किया सोडियम ने? सोडियम ने अपने आप को इंक्रीज किया और सोडियम ने जब अपने आप को इंक्रीज करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है और +30 मिली वोल्ट पर सोडियम का ये जो चैनल है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब पहले क्या था, जब रेस्टिंग स्टेज पे था न्यूरॉन तो बाहर की तरफ पॉजिटिव था और अंदर की तरफ क्या था? नेगेटिव। अब इस प्रोसीजर को जो है वो एनसीईआरटी ने डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कि यहाँ पे इस रीजन पे स्टिमुलाई आया, जैसे ही स्टिमुलाई आया वैसे ही ये रीजन जो है वो एक्टिव हुआ और जब एक्टिव हुआ तो यहाँ से सोडियम जो है वो अंदर की साइड आने लग गई और जब आने लग गई इस अंदर सोडियम आया तो जो पहले अंदर नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था, अभी क्या हो गया? अंदर तो हो गया पॉजिटिव और बाहर हो गया नेगेटिव।
और ये कंडीशन मेंटेन होती है +30 मिली वोल्ट पर। अब जैसे ही ऐसे हुआ तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उनका जनरेशन होने लग गया, और जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जनरेशन हुआ तो जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई थी वो इंफॉर्मेशन अब एक न्यूरॉन में आगे के साइड बढ़ने लग गई, और जब आगे के साइड बढ़ने लगी इस तरीके से जब आगे की साइड इंफॉर्मेशन बढ़ेगी तो कुछ टाइम के बाद में यहाँ के की भी सोडियम के चैनल जो हैं वो ओपन होंगे, और यहाँ भी कुछ टाइम के बाद में अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरीके से जो है वो करंट जनरेट होगी और इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ी। तो ये होता है एक न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे भेजी जाती है। अब +30 मिली वोल्ट पर सोडियम के चैनल जो हैं वो तो बंद हो जाएंगे और पोटेशियम के चैनल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, और यहाँ से पोटेशियम जो है वो बाहर की साइड जाने लग जाएगा। और कब तक जाएगा? जब -90 मिली वोल्ट तक ये बाहर जाएगा। जब ये न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेज पे रहता है -70 मिली वोल्ट। अब जब हमें इसको नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आना है तो हमें कहानी कहाँ तक लेकर आनी है? -70 मिली वोल्ट पर। और इस टाइम में फिर हेल्प करता है सोडियम पोटेशियम पंप। पंप क्या करेगा? लोअर से हायर की तरफ भेजेगा। यहाँ पर कुछ सोडियम रह गए, उनको वापस यहाँ पर एटीपी का यूज करके, तो जब हम एक एटीपी ब्रेक करते हैं तो उसमें 3 सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयंस जो हैं वो अंदर आएंगे। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है वो मैं आपको समझा देती। एक न्यूरॉन है, ये आपको रॉकेट जैसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा होता है। ये डेंड्राइट वाला पार्ट, ये सेल बॉडी वाला पार्ट, ये एक्सोन वाला पार्ट हो गया, और ये एक्सोन की क्या हो गई? एंडिंग हो गई जो ब्रांच्ड है। अब नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो ऐसे अरेंज होता है। यहाँ पर इस न्यूरॉन के पास में मान लो यहाँ पर स्टिमुलाई आया, यहाँ से इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे जो है वो बढ़ी, मतलब एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू आगे की तरफ बढ़ती है। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्सोन के एंडिंग वाले पार्ट में आई, क्या होता है बेटा? यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां से कैल्शियम आयंस जो है वो यहाँ पर एंट्री करने लग जाते हैं। कैल्शियम आयन जैसे ही अंदर जाएंगे तो सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। और ये एक्सोन के टर्मिनल वाले पार्ट में सिनेप्टिक वेसिकल्स जो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कैल्शियम आयंस जैसे ही आए, ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं? इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को इस मेम्ब्रेन वाले पार्ट पे फ्यूज करवा देते हैं, और जैसे ही फ्यूज करवाएंगे ये जो रीजन है, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये रिलीज होंगी, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक तरीके का केमिकल होता है। केमिकल बाहर निकलेगा, ये एक न्यूरॉन का एंडिंग वाला पार्ट है, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट है। नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से समझिए, यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये एक न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट, मतलब प्री सिनेप्टिक, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है ना उसको साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स में क्या आएगा? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये बीच में जो खाली जगह है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। ये तीन चीजें मिलकर के एक साइनेप्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये जो केमिकल रिलीज हुआ उसको एक्सेप्ट करेंगे ये रिसेप्टर, और जैसे ही इस केमिकल इन रिसेप्टर के ऊपर आया, अटैच हुआ, सेम कहानी जो है, जो इन्फॉर्मेशन इस केमिकल के थ्रू आई उन्होंने सेम कहानी जनरेट की, मतलब स्टिमुलस आ गया, सेम जो बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, फिर कहानी क्या होगी? अंदर सोडियम आयन आएंगे, फिर अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर करंट जो है वो जनरेट होगी, और एक न्यूरॉन में कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी। फिर इसका एंडिंग वाला पार्ट आएगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, उस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है उसको हम बोल देते हैं केमिकल साइनेप्स, क्योंकि यहाँ पर केमिकल का रोल आया है एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं कि एक न्यूरॉन का एंडिंग वाला पार्ट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो बिल्कुल टच होकर के प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बीच में जो साइनेप्स है उसमें खाली जगह नहीं है, उसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं है।
तो यहाँ पर केमिकल का रोल नहीं होता। इस न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू आ रही है वो ही यहाँ पर टच वाले पार्ट से वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स आगे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे जंक्शन को हम बोल देते हैं, ऐसे साइनेप्स को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप्स। तो इस तरीके से जो न्यूरॉन है उन पे इंफॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ती है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, तो सबसे पहले तो आपके ये समझ में आना चाहिए कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। हमारी बॉडी का ब्रेन जो है और ब्रेन से ही अटैच होती हुई हमारी बॉडी में स्पाइनल कोड प्रेजेंट है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो हमारी बॉडी का सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेन के बारे में समझेंगे कि हमारा जो ब्रेन है उसके कितने पार्ट होते हैं, उनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। देखो ये मान लो हमारा जो ब्रेन है और ब्रेन के चारों तरफ जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग देखने को मिलती है। तो एक कवरिंग जो है वो बिल्कुल ब्रेन से टच होती हुई कवरिंग होती है जिसको पाया मैटर बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक कवरिंग जो है वो एरेक्नोइड होती है और उसके बाद में सबसे आउटर मोस्ट जो है वो ड्यूरा मैटर होती है। तो ये तीनों जो है कवरिंग जो है इनको हम मेनिंजेस बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ब्रेन की, उसके बाहर जो है वो क्रेनियम होगा और क्रेनियम के बाहर जो है वो स्किन देखने को मिलेगी और स्किन पर जो है वो हेयर प्रेजेंट होंगी। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। ड्यूरा मैटर जो है और एरेक्नोइड मैटर जो है इसके बीच के स्पेस को बोल देते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम सीरस फ्लूइड बोलते हैं। अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है इसको सब अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको CSF बोलते हैं। CSF का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक तरीके का फ्लूइड होता है जिसका ब्लड से फॉर्मेशन होता है, ब्लड फिल्टर होकर के ही CSF बनाता है। ये CSF जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ये CSF जो है वो ब्रेन में और हमारा जो स्पाइनल कोड है उसमें भी फिल रहता है। हमारा जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है फोर ब्रेन, एक पार्ट होता है मिड ब्रेन और एक पार्ट होता है हाइंड ब्रेन। फिर ये जो फोर ब्रेन है इसको भी डिवाइड कर रखा है। सेरेब्रम जो फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है और हमारे कंप्लीट ब्रेन का भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसके अलावा जो फोर ब्रेन है उसमें एक पार्ट होता है डायनसेफेलोन, और डायनसेफेलोन जो है उसी के पार्ट है थैलेमस और एपिथैलेमस। इसके अलावा थर्ड पार्ट होता है फोर ब्रेन का ओल्फैक्टरी लोब्स। तो इस तरीके से फोर ब्रेन जो फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का उसके 3 पार्ट हो गए, सेरेब्रम हो गया, डायनसेफेलोन हो गया और ओल्फैक्टरी लोब्स हो गई। मिड ब्रेन जो है उसमें आते हैं एक तो क्रूरा सेरेब्री आता है इसमें, और इसके अलावा जो है इसमें 4 ऑप्टिक लोब्स आते हैं। जो फ्रॉग होता है उसमें 2 ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलते हैं। और हाइंड ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पॉन्स वेरुलाई, एक होता है सेरेबेलम जो यहाँ पर लेटरल साइड में लोकेटेड है, और एक होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। और फिर मेडुला ओब्लोंगेटा जो है वो सबसे लास्ट पार्ट है, और उसके बाद में हमारी स्पाइनल कोड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से ब्रेन के 3 पार्ट हैं, तो यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। क्या समझ में आया इस लाइन से? इस लाइन से हमें ये समझ में आया कि हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी कोई स्टिमुलाई आता है वो हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आती है। फिर ब्रेन जो है वो जो भी स्टिमुलाई आया उसके अकॉर्डिंग एक्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट तैयार करके जो है वो रिवर्स में सेंड करती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, functioning of vital involuntary organs like lungs, heart, kidneys, etc., thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythm of our body, activities of several endocrine glands and human behavior। इन लाइन में समझाया गया है कि ब्रेन क्या क्या काम करता है। तो ब्रेन जो है वो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है उनको कंट्रोल करता है,
वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी बॉडी का बैलेंस जो है उसको बनाता है। एक्चुअली ब्रेन का जो सेरेबेलम वाला पार्ट है वो हमारी बॉडी के बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। जब कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी का जो बैलेंस बिगड़ता है वो बिगड़ता है, क्योंकि सेरेबेलम जो है वो सबसे पहले अल्कोहल की वजह से इफेक्ट होता है। इसके अलावा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के जो वाइटल इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है, इनवॉलेंट्री मतलब जो डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है। थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। हंगर एंड थर्स्ट, हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ये देखो हंगर और थर्स्ट को जो है वो हाइपोथैलेमस जो डायनसेफेलोन का पार्ट है ये कंट्रोल करता है। मतलब बॉडी में हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कैसे पता चलता है, तो ये सिग्नल आते हैं किससे, हाइपोथैलेमस से। इसके अलावा सर्केडियन रिदम जो है वो हमारी बॉडी की, सर्केडियन रिदम का मतलब ये होता है बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक, दिन में जगना है, रात में सोना है, कितने बजे उठना है, ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसीजर है। हालांकि हम इसको चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इसमें जो है वो हेल्प करता है। यहाँ पर एक एपिथैलेमस पार्ट प्रेजेंट होता है इसी डायनसेफेलोन का, और वहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं बेटा पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को डिसाइड करता है। तो ब्रेन जो है वो इन सब चीज़ों में भी काम करता है। इसके अलावा ब्रेन जो है वो हमारी बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ह्यूमन का जो बिहेवियर है, कब हमें गुस्सा आ रहा है, कब हमें जो है वो हैप्पी है, हम कब सैड हैं, ये सारे इमोशंस जो हैं वो जनरेट होते हैं ब्रेन से। तो ये बोला गया है कि बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, सबसे पहले तो ग्लैंड ये समझ लो, ग्लैंड कोई सेल्स का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ सिक्रीट करे। अब मान लो इन ग्लैंड ने कुछ सिक्रीट किया और सिक्रीट करने के बाद में उसको डायरेक्टली ब्लड में डाला गया, तो इन ग्लैंड के सिक्रेशन को बोला जाता है हॉर्मोन्स, और ये जो ग्लैंड है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे कंट्रोल करता है, एक्चुअली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है उसके यहाँ पर आप देखिए, ये जो कनेक्टेड होकर के जो स्ट्रक्चर है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और ये जो हाइपोथैलेमस है ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, एक तरीके से ब्रेन का पार्ट है, मतलब न्यूरल वाला पार्ट है, लेकिन ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी को, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसलिए ये लाइन बोली गई है। ठीक है। इट इज़ द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। ये जो ब्रेन है वो बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि हमने कुछ देखा तो उसकी प्रोसेसिंग हुई ब्रेन में, फिर हमने कुछ सुना ईयर से, हमने कुछ बोला, हमारी कुछ मेमोरी सेव है कि हमने आज से 10 साल पहले से कुछ काम किया था, तो कैसे पता है हमें कि 10 साल पहले कुछ काम किया था, तो वो जो इंसिडेंट हुआ या जो भी एक्टिविटी हुई उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में सेव हो रखी है। इंटेलिजेंस, कितनी हमें क्रिएटिविटी है, हमारे इमोशंस, फियर, सैड, हैप्पी, ये सब कुछ जो हैं वो ब्रेन से जनरेट होते हैं। और थॉट्स, जो हमारे बार बार विचार आते रहते हैं, वो भी ब्रेन से जनरेट होते हैं। तो ये सभी चीज़ों की प्रोसेसिंग पार्ट है। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, ह्यूमन ब्रेन को अच्छे से कवर करके रखा गया है स्कल के थ्रू। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियन मेनिंजेस कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरामेटर। अब हमारा जो ब्रेन है वो स्कल में अच्छे से प्रोटेक्टेड है। अब स्कल के अंदर अगर हम देखें तो हमारा ब्रेन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग के अंदर वेल प्रोटेक्टेड है। ये कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है अभी मैंने आपको समझाया। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो होती है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद में अगर हम देखें तो बहुत ही थिन मिडिल लेयर होती है जिसको अरेक्नोइड मैटर बोलते हैं, और सबसे अंदर होती है पाया मैटर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। ये जो पाया मैटर है वो ब्रेन का जो टिश्यू है उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, ह्यूमन ब्रेन जो है उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, वो हमें ब्रेन को सेंटर में से काट दिया गया तो हमें हाफ हाफ पार्ट दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक जो सेरेब्रम, ये जो पार्ट है, इस सेरेब्रम का ये हाफ पार्ट है, मतलब एक लेफ्ट साइड सेरेब्रम हो गया और एक राइट साइड सेरेब्रम हो गया, और दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं इस नर्व ट्रैक्ट से, और इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम।
हमारा जो ब्रेन है उसमें फ्लूइड भरा होता है, और जिस कैविटी में फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है CSF, और जिस कैविटी में भरा होता है उसको बोल देते हैं वेंट्रिकल। सबसे पहले फोर ब्रेन की बात की गई है। फोर ब्रेन जो है वो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर के बना होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो फोर ब्रेन है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो हो गया सेरेब्रम जो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, एक हो गया डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन जो है इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है थैलेमस, एक होता है एपिथैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस, और थर्ड पार्ट होता है ओल्फैक्टरी लॉब्स। सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट सेरेब्रम बनाता है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे मानो कि मान लो पूरे ब्रेन को अगर मैं सामने से फ्रंट से देखने की कोशिश करूं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन की होती है, फिर डीप क्लेफ्ट होती है, फिर इस तरीके से कहानी, मतलब एक साइड का ये जो है मान लो राइट हेमिस्फीयर हो गया सेरेब्रम का, और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। ये जो सेरेब्रम का ये जो एलिवेटेड वाला पार्ट है, ये स्ट्रक्चर, इसको हम गाइरस बोल देते हैं, और फिर इस तरीके से ये जो डिप्रेशन देखने को मिलता है इसको हम सल्कस बोल देते हैं। द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। दोनों हेमिस्फीयर जो है वो नर्व फाइबर की ट्रैक्ट के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल्स, देखो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पर जो न्यूरॉन की जो एक्सोन वाला पार्ट होता है उसके बंडल को बेटा ट्रैक्ट बोला जाता है। तो ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर है ना, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ये एक्चुअली क्या है, न्यूरॉन का जो एक्सोन वाला पार्ट है उसने मिलकर के ये स्ट्रक्चर बना ली है। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कोर्टेक्स। यहाँ पर इस डायग्राम में समझिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना इस तरीके से, ये जो वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ये बॉडी का सेरेब्रम है, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये सेरेब्रम है। अब इस सेरेब्रम में एक्चुअली ब्रेन क्या है, न्यूरॉन का बना हुआ पार्ट है, और न्यूरॉन को सपोर्ट देने के लिए कुछ न्यूरोग्लिया सेल होंगी। तो इस सेरेब्रल जो कोर्टेक्स वाला बाहर वाला जो पार्ट है इसको सेरेब्रल कोर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें इस तरीके से न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सेल बॉडी डेंड्राइट वाला पार्ट जो है वो बाहर की साइड है, और एक्सोन वाला पार्ट जो है वो इनर साइड है। तो इसमें क्या होता है कि सेल बॉडी और डेंड्राइट वाला पार्ट जो है वो ग्रे कलर देता है, इसलिए सेरेब्रम के या फिर ब्रेन के आउटर साइड पार्ट को जो है वो ग्रे मैटर के नाम से जाना जाता है। और अंदर ये जो एक्सोन है इन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, तो ये व्हाइट कलर देते हैं, इसलिए अंदर का जो पार्ट है उसको व्हाइट मैटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इस ग्रेइश अपीयरेंस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको ग्रे मैटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका ग्रेइश अपीयरेंस, ग्रेइश कलर जो है उसका देखने को मिलता है। तो ये रीजन दे रखा है, असर्शन रीजन के पर्सपेक्टिव से लाइन इंपोर्टेंट हो गई। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। न्यूरॉन में जो सेल बॉडीज वाला पार्ट है वो यहाँ पर एक साथ इकट्ठी होकर के ये कलर दे रही है। The cerebral cortex contain motor areas, sensory areas, and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. जो cerebrum का जो cortex वाला पार्ट है वहाँ पे कुछ रीजन है सेंसरी वाला पार्ट, कुछ रीजन है मोटर रीजन, और कुछ ऐसे पार्ट है जिन जो ना तो सेंसरी है ना मोटर है। सेंसरी और मोटर रीजन होते क्या है पहले तो आप ये समझो। देखो हमारा सेंटर में जो ब्रेन है और ब्रेन से अटैच होती हुई जो स्पाइनल कोड है, बॉडी के ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन स्पाइनल कोड के पास में जो लेकर के आ रहे हैं उनको तो हम बोल देते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन। और फिर यहाँ पर ब्रेन ने प्रोसेसिंग की और वापस जो है अपना रिजल्ट भेजा, तो जो रिजल्ट लेकर के जाएंगे उनको बोल देते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ब्रेन का जो सेरेब्रम वाला पार्ट है उसके कोर्टेक्स में कुछ तो सेंसरी पार्ट है, सेंसरी पार्ट मतलब जहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी बॉडी के अलग अलग पार्ट से, कुछ मोटर पार्ट है जहाँ पर इंफॉर्मेशन से रिजल्ट बन करके वापस जाएगा, और कुछ ऐसे पार्ट है जो ना मोटर है ना सेंसरी है और मिक्सड अप है, इनको बोल देते हैं बेटा एसोसिएशन एरियाज। These regions called as the association areas are responsible for complex functions like
इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशंस। तो ये जो एसोसिएशन एरियाज हैं ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा सेंसेशन एक साथ आ जाएं तो उनमें कैसे एक जो एसोसिएशन बने और फिर उनके अकॉर्डिंग कैसे रिजल्ट दें। और मेमोरी मतलब जो भी एक्टिविटी हुई उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया, फिर उसका जो भी एक रिजल्ट रहा उसको सेव करके भी रखा। और कम्युनिकेशन, हम किसी से जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं हम सुन ही रहे हैं, हम बीच बीच में बोलते भी हैं, सामने वाले की बात को समझते भी हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर भी देते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो इनमें जो है वो ये एसोसिएशन एरियाज जो हैं वो काम करते हैं। Fibers of the tracts are covered with the myelin sheath which constitute the inner part of cerebral hemisphere। अभी मैंने आपको समझाया कि बाहर वाला पार्ट तो सेल बॉडीज और डेंड्राइट वाला रीजन बनाएंगे न्यूरॉन के, जिसकी वजह से उसको ग्रे मैटर बोल दिया। और जो इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का वो एक्सोन वाला पार्ट बनाएंगे जिस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो वाइट अपीयरेंस देते हैं, जिसलिए इसको वाइट मैटर बोल देते हैं। They give an opaque white appearance to the layer, hence it is called the white matter। और इसकी वजह से इसका white कलर आता है, इसलिए इसको white matter बोलते हैं। Cerebrum wraps around a structure called thalamus। अब यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप, ये थैलेमस है, ये थैलेमस बता रखा है डायग्राम में। तो आप देखिए कि थैलेमस के चारों तरफ जो है वो सेरेब्रम जो है वो रैप हो रखा है, विच इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ये जो थैलेमस है वो सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ब्रेन का एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस है, और ये हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के बेस वाले पार्ट पर लोकेटेड है। हाइपोथैलेमस कंटेन्स ए नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हमें प्यास लग रही है, हमें भूख लग रही है, ये बात हमें बताता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सेंटर भी हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। अच्छा, ये जो हाइपोथैलेमस है वो न्यूरॉन से मिलकर के ही बना हुआ है, लेकिन इसमें कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और फिर इन न्यूरॉन्स को क्या बोल देते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोल देते हैं। और जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। The inner parts of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala and hippocampus form a complex structure called the limbic lobe और लिम्बिक सिस्टम। देखो क्या होता है, अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ये जो सेरेब्रम वाला पार्ट है इसके इनर पार्ट में, मतलब ये तो आउटर हो गया, ये इनर वाला पार्ट हो गया, तो इसमें दो स्ट्रक्चर होती है, एक तो आलमंड शेप्ड एमिगडेला और एक होती है हिप्पोकैम्पस शेप्ड, इस तरीके से, ठीक है, हिप्पोकैम्पस शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये तो हमारे फेस पर जो भी इमोशंस देखने को मिलते हैं उसको रेगुलेट करता है, और जो हिप्पोकैम्पस है ये क्या करता है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट सेंटर भी बोलते हैं। मान लो 5 साल पहले किसी पर्सन ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कुछ, तो वो पर्सन दोबारा मेरे कॉन्टेक्ट में आएगा तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि रिवॉर्ड देने का। और मान लो पहले किसी पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया और वो मेमोरी अगर मुझे याद है, तो क्या किया जाएगा कि मैं जब भी वो पर्सन कांटेक्ट में आया तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको कुछ भी पनिशमेंट देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये हिप्पोकैम्पस क्या करता है, शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने में हेल्प करता है। तो ये एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस जो है वो लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions जैसे कि excitement, pleasure, rage and fear and motivation। ये जो लिम्बिक लोब मतलब एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ में मिलकर के 3 काम करते हैं। एक तो सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेशन करते हैं, इमोशनल रिएक्शन जो है उनको कैसे एक्सप्रेस करना है इसको रेगुलेट करते हैं, और मोटिवेशन जो है वो भी हमारी बॉडी में, वो भी हमारे ब्रेन में बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन का पार्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस स्लैश हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो ये तो देखो
ये तो देखो पोन्स वाला पार्ट हो गया, वेरी गुड, ठीक है। और ये फोर ब्रेन वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, और ये है मिड ब्रेन। तो आप देख लो कि बोला गया है कि पोन्स वेरोलाई, मतलब इसके बीच में, इस वाले रीजन के बीच में, और ये वाला जो है वो फोर ब्रेन हो गया, उसके बीच में क्या लोकेटेड है, मिड ब्रेन लोकेटेड है, ये इस लाइन में बोला गया है। ए कैनाल कॉल्ड द सेरेब्रल एक्विडक्ट पासेज थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के थ्रू एक कैनाल पास होती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में होलो स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, सीएसएफ। तो ये जो सीएसएफ जिसमें भरा हुआ है मिड ब्रेन वाले पार्ट में, उस जगह को, उस खाली जगह को सेरेब्रल एक्विडक्ट बोला जाता है। ये जो मिड ब्रेन है, इसके डोर्सल पोर्शन पे मिड ब्रेन में 4 राउंड स्वेलिंग होती है जिनको लोब बोलते हैं, और जिनको एक साथ मिलाकर के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ऑप्टिक लोब्स क्या है कि हमारी बॉडी में जब भी हमें कोई आँख में अचानक से कुछ गया तो हमारी आँख जो है वो ब्लिंक हो गई, झपक गई, ठीक है। तो उसमें हेल्प करता है कौन, ये ऑप्टिक लोब्स। इसके अलावा हमने आवाज़ कुछ अचानक से सुनी, हमने पलट करके देखा, तो मतलब विजुअल रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मतलब ऑप्टिक लोब्स जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो फ्रॉग होता है उसमें 2 ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलते हैं, ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है वो 3 पार्ट से मिलकर के बनता है, पोन्स वेरोलाई, सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला, जिसको मेडुला ओब्लोंगेटा भी बोला जाता है। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पोन्स जो है वो एक ब्रिज की तरह रोल प्ले करता है। पोन्स का मतलब होता भी ब्रिज है, तो ब्रिज की तरह रोल प्ले करता है। ये ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है। सेरेबेलम हैज वेरी कॉन्व्यूलेटेड सरफेस। कॉन्व्यूलेटेड का मतलब होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मैनी मोर न्यूरॉन्स। सेरेबेलम जो है वो ऐसी कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूरॉन्स हैं उनके लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड किया जा सके। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। ब्रेन का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो मेडुला है, और फिर मेडुला से ही कनेक्ट होती है स्पाइनल कोड। मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेज एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। मेडुला का जो पार्ट है उसमें कुछ सेंटर हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन सेंटर है। हमारे ब्रेन के 3 मेजर रीजन मिलकर के बनाते हैं ब्रेन स्टेम। 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, जिसमें मिड ब्रेन आता है, पोन्स वेरोलाई आता है, और मेडुला ओब्लोंगेटा आता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिड ब्रेन प्लस में हाइंड ब्रेन माइनस सेरेबेलम। हाइंड ब्रेन जो है उसका सेरेबेलम वाला पार्ट मिलकर के नहीं बना। ब्रेन स्टेम मतलब जैसे ट्री का स्टेम होता है ना, वैसे ही, ऐसे डायग्राम में देखो आप, तो ये ऊपर आपको ऐसे लग रहा है जैसे ट्री जैसी स्ट्रक्चर है, और ये जो है वो पोन्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये जो है वो मेडुला वाला पार्ट हो गया, ये स्पाइनल कोड आ गई। तो ये ब्रेन का स्टेम जैसा लग रहा है। सेरेबेलम तो देखो साइड में हो गया, सेरेबेलम नहीं आता, इसमें पोन्स वेरुलाई आता है, मेडुला ओब्लोंगेटा आता है, और ये जो है वो मिड ब्रेन जो है वो आता है। तो ये ब्रेन का स्टेम जैसा लग रहा है, ठीक है। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में कनेक्शन जनरेट करता है। अब हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। The neural system coordinates and integrates functions as well as metabolic and homeostatic activities of all the organs. जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो हमारे ऑर्गन्स की जो मेटाबॉलिक और होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन करवाता है। न्यूरॉन जो फंक्शनल यूनिट है हमारे न्यूरल सिस्टम की, वो एक एक्साइटेबल सेल्स होती है। और एक्साइटेबल सेल्स क्यों है, क्योंकि जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है तो इसके बाहर के साइड, तो इसकी मेम्ब्रेन के बाहर के साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब इसमें 2 पोलरिटी मेंटेन होती हैं, इनमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो बाहर से जब स्टिमुलाई आता है तो इसमें ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जिसकी वजह से एक्साइटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रीजन दे रखा है कि न्यूरॉन जो है वो एक एक्साइटेबल सेल्स है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन के आर पार आयंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस होता है।
द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। और ये जो डिफरेंस जनरेट होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के आर पार, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड along the axon membrane in the form of a wave of depolarization and repolarization। एक्चुअली क्या होता है कि न्यूरॉन जो है उसमें शुरुआत में जो कंडीशन होती है वो पोलराइज्ड कंडीशन होती है। फिर जब उसमें इंफॉर्मेशन जाती है, शुरुआत में ऐसी स्टार्टिंग में ऐसी कंडीशन होती है, फिर कुछ टाइम के बाद में क्या देखने को मिलता है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो जनरेट होगा इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक क्लोज सिस्टम जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये जो रीजन जो पहले पोलराइज था, फिर ये यहाँ पर जो है वो डीपोलराइजेशन हुआ और फिर लास्ट में दोबारा से रेस्टिंग स्टेज की तरफ जब बढ़ेगा तो रीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। ए साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन। समझो कि साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। इस साइनेप्स में फर्स्ट न्यूरॉन है, उसका एक्सोन का जो एंडिंग वाला पार्ट है, इसकी मेम्ब्रेन आएगी, इसको बोलते हैं बेटा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह है, कैविटी है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और फिर जो नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये तीनों मिलकर के साइनेप्स बनाते हैं, जिसमें कौन आ गया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। बोला गया है कि एक साइनेप्स जो है उसका फॉर्मेशन दो में एक साइनेप्स जो है उसका फॉर्मेशन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो मिलकर के करती है। इनके बीच में एक गैप, एक कैविटी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। केमिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज एट केमिकल साइनेप्सेज आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। केमिकल्स जो इम्पल्स के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम केमिकल, एक्चुअली क्या होता है, दो तरीके के साइनेप्स होते हैं। साइनेप्स समझ में आ गया, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन साइनेप्स होता है। अगर न्यूरॉन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस तरीके से बीच में कोई जगह नहीं है, सीधा जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन फर्स्ट न्यूरॉन से डायरेक्टली अटैच है, इसको तो बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक साइनेप्स। ठीक है। और अगर दो न्यूरॉन के बीच में जगह है, जंक्शन जो है उसमें खाली जगह है, कैविटी है, इसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंटर में ब्रेन और से कनेक्ट स्पाइनल कोड, ये तो बनाते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और ब्रेन के पास में और स्पाइनल कोड के पास में जो इन्फॉर्मेशन आती है जिन न्यूरॉन्स के थ्रू, वो मिलकर के बनाते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। Central neural system consists of brain and spinal cord. Brain can be divided into three major parts। तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसमें सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। सेरेब्रम जो है वो लॉन्गिट्यूडनली, इसको हम दो हाउस में डिवाइड कर सकते हैं, और ये दोनों हाउस जो हैं सेरेब्रम के, उनको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर बोलेंगे, और दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो एक नर्व फाइबर का ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा फोरब्रेन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमारे खाने को, ईटिंग को, ड्रिंकिंग का जो सेंटर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट है वहाँ पर कुछ डीप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारे स्मेल वाला जो प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करने में, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज जो है उसको रेगुलेट करने में, सेक्सुअल बिहेवियर है उसको रेगुलेशन, इसके अलावा इमोशनल रिएक्शंस के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, मोटिवेशन जो है उसको रेगुलेट करता है। मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। मिड ब्रेन जो है उसमें ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलते हैं, तो ऑप्टिक लोब्स जो हैं वो हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस को और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। हाइंड ब्रेन जो है उसमें पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला आता है। सेरेबेलम जो है
वो हमारे ईयर और ऑडिटरी सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको इंटीग्रेट करता है और बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। मेडुला जो है उसमें बहुत सारे सेंटर होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन का सेंटर है, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस का सेंटर है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का सेंटर है। और पोन्स जो है उसमें फाइबर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर का हर एक इम्पोर्टेंट लाइन को कवर किया है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और ये पार्ट आपको पसंद आया, चैनल आपको पसंद आया, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।